हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो सीसेट रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज की एक जर्नी चल रही है ना। यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज चल रही है। इस जर्नी के हम लोग डे 15 में आज पहुंच चुके हैं और ये सीरीज़ जो है वो आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 25 मई को होना है, अगले महीने, लगभग 40 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है, उसके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी क्योंकि इसमें हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को पीवाईक्यूज के थ्रू जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। और आज इस जर्नी के हम लोग डे 15 में पहुंच चुके हैं और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी सिटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, हम लोग रीजनिंग के ही टॉपिक्स पर अभी चल रहे हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट्स की हम लोग आज बात करेंगे। तो इसके अगर ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो एज सच जो कोर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। ठीक है, दिस इज़ बीइंग वन ऑफ दी, आप कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट टॉपिक। इनकंसिस्टेंट इन द सेंस कि कभी आता है कभी नहीं आता है। जैसे 2011-12 में कुछ नहीं था, फिर 13-14 में एक एक आ गया, 15 में नहीं था, 16-17 में फिर एक एक आ गया, फिर उसके बाद लगातार 4 साल तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर 2022 में 2 आ गए, 23-24 में फिर नहीं आया। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस इनकंसिस्टेंसी के पैटर्न को समझते हुए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में 2025 में जो अभी आप पेपर देंगे उसमें एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। क्वेश्चंस हालांकि ईजी हैं और इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं दे आर ओनली द कोर सिटिंग अरेंजमेंट्स के जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट्स है या सर्कुलर अरेंजमेंट्स हैं। बाकी जो और तरीके के अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उनको हम लोग, कुछ क्वेश्चंस तो आपको याद होगा हम लोगों ने ऑर्डर एंड रैंकिंग में देख लिए, है ना, और कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे अब, जो कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा 2 दिन के लिए, दैट विल बी पजल्स। तो पजल्स में हम लोग बाकी तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है 2013 में। जस्ट रीड द क्वेश्चन और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 2013 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वही सेम क्वेश्चन, जस्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड की गई है और सेम क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ है। ठीक है, 2016 में भी आया हुआ, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है 5 पीपल, 5 लोग हैं, ए बी सी डी एंड ई आर सिटेड अबाउट अ राउंड टेबल। ठीक है, 5 लोग हैं, वो एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो राउंड टेबल के ही आए हुए हैं, राउंड टेबल। ठीक है, गोल मेज। एवरी चेयर इज स्प्रेड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स। अब ये भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं तो वो 1 2 3 4 5 ऐसे बैठ गए, ऐसा नहीं। इक्विडिस्टेंट, जो सारी चेयर्स हैं वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। तो 5 हैं, तो लेट से ऐसे बैठा लेते हैं। ठीक है, दीज आर 5। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब भी आपको सर्कुलर अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि उनका फेस किस तरफ है, क्योंकि अगर ये बीच में एक मेज लगी हुई है, वैसे तो जनरल जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है कि मेज लगी हुई है तो लोग अंदर की तरफ को फेस करके ही बैठे होंगे। ठीक है, और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उनमें भी खैर सिटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर वैसे क्वेश्चंस नहीं हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी, जैसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि उनका फेस किस तरफ को है, तो आपको यही एज्यूम करना है कि दे आर ऑलवेज फेसिंग द सेंटर। ठीक है, कि सबका जो फेस है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, आपको 3 यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है कि सी इज सिटेड नेक्स्ट टू ए। ठीक है, सी जो है वो ए के बगल में बैठा हुआ है। तो अब आपको ए की पोजीशन नहीं पता, तो लेट से ए यहाँ पर है, आप कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, इन 5 पोजीशन में से कहीं पर भी आप ए बना सकते हैं। मैंने अगर यहाँ पर बना दिया ए, इसके बाद कह रहा है सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। नेक्स्ट टू ए मतलब उसके बगल में, तो सी यहाँ पर भी हो सकता है, सी यहाँ पर भी हो सकता है, यस और नो। तो यहीं से मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा इशू यही है कि क्वेश्चंस तो 2 आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मेरा ए यहाँ पर है तो इस वाले केस में मेरा सी यहाँ बैठा हुआ है और इस वाले केस में मेरा सी यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, दोनों में ही सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, वो सेटिस्फाइड है। क्लियर। अगला, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। ए जो है वो डी से 2 सीट्स है, यानी कि डी या तो यहाँ हो सकता है ना, फिर 2 सीट्स ए, या डी यहाँ हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद लिखा हुआ है कि बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। बी जो है, आप देखो बी जो है वो नेक्स्ट टू ए नहीं है, यानी कि बी यहाँ नहीं है। तो बी के लिए ये दो पोजीशंस हो गई, ठीक है। तो लेट से इस वाले में बी को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, लेट से इस वाले में मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ, सो दैट कि ये बी और सी अपोजिट हैं और ये बी और सी एडजेसेंट हो गए, ठीक है। अब आप ये देखो कि ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो 2 सीट्स यानी कि यहाँ पर तो डी हो नहीं सकता, इस केस में डी यहाँ पर होगा, और इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी डी यहाँ पर होगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर देखो अरेंजमेंट्स ए सी बी बन रहा है, मतलब ए और बी के बीच में सी है, यहाँ पर ए और डी के बीच में सी है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको ऐसे बनाया है। अब जो अंतिम व्यक्ति बचा दैट इज ई, वो यहाँ पर आ जाएगा इसमें और यहाँ पर आ जाएगा इसमें। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डी इज सिटेड। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा सही होना चाहिए, मस्ट बी ट्रू। तो मस्ट बी ट्रू के लिए, मस्ट बी ट्रू का मतलब क्या है, मस्ट बी ट्रू का मतलब है कि वो चीज़ हमेशा सही होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक अरेंजमेंट में या किसी एक पॉसिबिलिटी में आपने कहा हाँ ठीक है तो ये सही हो गई, नहीं, इट शुड बी करेक्ट और इट शुड बी ट्रू इन ऑल द पॉसिबिलिटीज, तभी आप उसको मस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अगर कैन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कैन बी ट्रू का मतलब यही होता है कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो पॉसिबल हो सकती है में तो अगर आपने एक भी अरेंजमेंट में या एक भी पॉसिबिलिटी में वो चीज़ प्रूफ कर दी कि हाँ ऐसा हो रहा है तो वो हो जाएगा। बट मस्ट में ध्यान रखना कि इन एवरी पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर तो भले ही 2 ही बन रही हैं, है ना, अगर आप और भी बहुत सारी बनाते हैं तो हर पॉसिबिलिटी में वो चीज़ ट्रू होनी चाहिए। अब डी इज सिटेड नेक्स्ट टू बी, देखो डी जो है वो बी के नेक्स्ट में बैठा हुआ है, डी इज सिटेड नेक्स्ट टू बी, ठीक है। एंड ई इज सिटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज सिटेड नेक्स्ट टू ए, दोनों सही है, यस और नो, हाँ कि ना, दोनों सही है ना। बी और डी एक दूसरे के अगल बगल और ए और ई एक दूसरे के अगल बगल। सो फ्रॉम हेयर यू गेट द आंसर एज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2, ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। बस पॉसिबिलिटीज़ का ध्यान रखना कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही होंगी उनको बनाना, इसीलिए इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, अगर आपको कुछ भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पर एक QR कोड और एक UPI ID दी गई है, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमें भी होगी, उसकी हमें आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है, एक लाइन में बैठे हुए हैं, रो में बैठे हुए हैं। 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, 4 बच्चे हैं एक रो में बैठे हुए हैं। तो 4 मतलब 4 चेयर मान लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, हु इज और आर ऑक्यूपाइंग द सीट और सीट्स एडजेसेंट टू डी। देखो ए को अगर मैं यहां पर बनाता हूं, लेट से ए इज हेयर, बी इज हेयर, ठीक है। पहली कंडीशन, ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, ए जो है वो बी के बगल में, ठीक है। इसी में अगर आप चाहो तो ऐसे बना लो, लेट से दिस इज बी दिस इज ए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट नॉट नेक्स्ट टू सी, लेकिन ए जो है वो सी के बगल में नहीं है, ठीक है। तो इस वाले में अगर आप देखो तो ए सी के बगल में नहीं है, तो सी हैज़ टू बी हियर, ठीक है, सी हैज़ टू बी हियर। और ऊपर वाले में अगर आप देखो तो सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसके बाद आगे कह रहा है इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अब देखो इस वाले में आपके पास एक ही पोजीशन बच रही है ये, तो यहाँ पर डी आएगा, बट उसने लिखा हुआ है कि इफ डी इज सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो यानी कि यहाँ पर ये नहीं आ सकता, तो ये गया, ये पॉसिबिलिटीज हट गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका सी अगर यहाँ पर है तो डी यहाँ आएगा, सी यहाँ है तो डी यहाँ आएगा, फिर से ये दोनों अगल बगल हो गए सी और डी, तो ये पॉसिबिलिटीज भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज, देखिए 1 2 3 4, लेट से बी इज एयर, ठीक है। अब बी अगर मैंने यहाँ पर बनाया है
तो मैं यहाँ पर तो ए बना के देख चुका हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ए बनाता हूँ, यहाँ पर तो ए बना के देख चुका हूँ ना मैं, वो तो हो नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर ए बनाता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मेरा क्या नहीं आ सकता, सी, क्योंकि ए जो है वो बी के बगल में बैठा है, बट इट इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू सी, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता सी, तो सी यहाँ आएगा, तो डी यहाँ आएगा। यस और नो? ठीक है, क्लियर है? सी बी ए डी, यही ऑप्शन बन रहे हैं सही। A is occupying the seat next to B but not next to C, and D who is not sitting next to C, तो इसके बगल में D के एडजेसेंट कौन बैठा हुआ है, D के एडजेसेंट बैठा हुआ है A। क्लियर है? लेकिन ऊपर वाली पॉसिबिलिटीज भी मैंने चेक करी सारी, ठीक है, क्लियर है? तो सारी पॉसिबिलिटीज चेक करें, कुछ पॉसिबिलिटीज बेस्ड ऑन द कंडीशंस रूल आउट हो जाएंगी, एंड जो बचेगा रिमेनिंग विल बी योर आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए लेट्स सी अहेड। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट वाला है ये वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें सिर्फ यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट जोड़ दी है कि डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स, ठीक है, डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स। तो आप जाके जो पहला वाला है डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स वो चेक कर लें, ठीक है, कि डी और सी जो है वो 2 सीट से सेपरेट है, मतलब उनके बीच में 2 सीटें हैं, 2 तो नहीं है, एक ही है, यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो आंसर उसका भी वही होगा 1 and 2 ओनली, दैट इज़ बी, है ना, क्योंकि उसमें 3 भी आ गया, बट 3 इज़ नॉट करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चंस सी सेट में एज इट इज़ रिपीट होते हैं। मैंने आपको HCF LCM में भी एक क्वेश्चन दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, कि वो 5 क्लब हैं, वो इस दिन मिलते हैं, तो 180 दिन में वो कितनी बार मिलेंगे। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2 साल में रिपीट हुआ था, एग्जैक्ट, विदाउट इवन चेंजिंग द डेटा, ठीक है, विदाउट इवन चेंजिंग द नेम ऑफ दोज क्लब्स। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था। बेसिकली वो UPSC के पास कुछ वो है ना, मतलब होता ही है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक, तो उस क्वेश्चन बैंक में से वो क्वेश्चन पिक करते होंगे, तो हो सकता है कि कुछ मतलब रैंडम सिलेक्शन करते हों, तो उसमें से ऐसा होता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर देख दाग के दें और पुराने क्वेश्चंस का याद रखें तो फिर ऐसा होने के चांसेस कम है, ठीक है। चले आगे बढ़े, ये तो हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2026 UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और सी सेट अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा जो नया बैच स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जून 2025, और ये जो बैच है इसमें एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप जितना जल्दी एनरोलमेंट करेंगे उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 21 अप्रैल तक, यानी कि एक हफ़्ता लगभग आपके पास और है, अगर आप इसमें 21 अप्रैल तक एनरोल करते हैं तो 1499 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ 11 मई तक एनरोल करते हैं तो ओनली 1749 में ये बैच मिल जाएगा, और अगर 31 मई तक आप एनरोल करते हैं तो 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इस कोर्स को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे इस नंबर पर 9150449990 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है या आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, छोटे भाई बहन हैं उनके लिए यूज़फुल है, तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन आप लोग पास ऑन ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आस्क्ड इन 2017, ठीक है। ये क्वेश्चन अगेन फिर से लीनियर अरेंजमेंट का है। जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है ABCDEFGH। अब यहाँ पर 8 लोग हैं, आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो मेरा जो पहला कन्वेंशन है वो यही रहेगा कि ये अगर नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, दिस इज लेट्स से नॉर्थ, तो ये इनका राइट होगा एंड दिस विल बी देयर लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट और राइट क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करें। B इज़ नॉट नेबर ऑफ G, ठीक है, B G का नेबर नहीं है, तो अभी मैं इस स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले मुझे एक ऐसी स्टेटमेंट चाहिए मुझे जिसके थ्रू मैं उसको स्टार्ट कर सकूं, मतलब मुझे किसी पर्सन की कोई डेफिनेट पोजीशन चाहिए,
ठीक है, या कोई पॉसिबिलिटी स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अब बी इज़ नॉट द नेबर ऑफ जी, तो ये तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी कि कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट से एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई, इससे भी नहीं कर सकते। जी इज़ नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, तो 8 पोजीशंस में से 2 एक्सट्रीम एंड हो गए, बाकी बीच की 6 पोजीशन वहाँ पर जी कहीं भी आ सकता है। अगेन नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट विद दिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट से ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, मैं यहाँ से कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो 8 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, अगर लेट से ई मेरा इधर है तो ई के लेफ्ट में ए होगा और सिक्स्थ पोजीशन पर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अगर ई यहाँ है तो ए यहाँ हो सकता है, ठीक है, वन पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर मैं ई को एक पोजीशन इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करूं तो ए कहाँ पर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं ई को और ज़्यादा लेफ्ट शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर मैं ई को यहाँ पोजीशन पर रख दूंगा, इस सीट पर बैठाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 6, फिर ए के लिए तो सीट ही नहीं बचेगी, है ना, स्टैंड करने के लिए मतलब जगह ही नहीं बचेगी, तो वो तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज़ जो मैंने इस वाले स्टेटमेंट से देखी है, ठीक है। अब मैं इसकी अगले स्टेटमेंट पे चलता हूँ। ये कह रहा है कि एच इज़ सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, एच जो है वो सी के राइट में है, तो लेट से दिस इज सी, तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज एच, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दिस इज सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन मैं सी को और ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने सी को यहाँ शिफ्ट किया तो 1 2 3 4 5, अगेन फिर 6 पोजीशन एच के लिए है नहीं। तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज़ जो मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करके बना ली, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जी इज़ नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, ये अभी भी नहीं बना सकता मैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास 1 2 3 4 पोजीशंस, 1 2 3 4 पोजीशंस बची हैं, इनमें से जी कहीं भी आ सकता है, इसका मैं यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट लिखा हुआ है एफ इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एफ जो है वो जी के इमीडिएट राइट में है, यानी कि जी मतलब ऐसा होगा ना, जी सॉरी जी के इमीडिएट राइट में एफ है ना, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई, और एफ जो है वो ई का नेबर है, यानी कि ऐसा होगा कुछ, ठीक है। अब ऐसा आप देखो पहले वाले केस में नहीं बना सकते, पहली पॉसिबिलिटी में, क्योंकि वहां पर तो ई का जो नेबर है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है पोजीशन, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गई, रूल आउट हो गई, ठीक है। अब ये वाली पॉसिबिलिटी को आप यहाँ पर फिट कर सकते हो बड़ी आसानी से, जी एफ ई, ठीक हो गया, तो ये भी हो गया, वी हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट एज वेल। अब इसके बाद अगला कह रहा है बी इज नॉट नेबर ऑफ जी। अब हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, बी जो है वो जी का नेबर नहीं है, तो बी यहीं पर आएगा, और जो लास्ट पोजीशन बच रही है दैट इज डी, वो यहाँ पर आ जाएगा, बस हो गया, आसान है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, नहीं, सी इज नॉट टू द इमीडिएट लेफ्ट, बल्कि सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अगर ए पूछा जाता है कि ए जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, हाँ, लेकिन सी ए के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, सी जो है वो ए के इमीडिएट राइट में है, तो पहला गलत। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ, डी जो है वो बी और एफ का नेबर है, नहीं, डी इज द नेबर ऑफ बी एंड जी, ये भी गलत। तीसरा है जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट ऑफ डी इज जी, हाँ ये ठीक है। ई एंड ई आर एट एक्सट्रीम एंड्स, ई एंड ई, ए एंड ई आर एट एक्सट्रीम एंड्स, ए और ई जो है वो एक्सट्रीम एंड्स में नहीं, ए एक्सट्रीम एंड में है लेकिन ई नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, दैट इज जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ठीक है, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। क्लियर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनेंगी, ठीक है, देखते हैं।
8 students A, B, C, D, E, F, G and H sit around a circular table equidistant from each other facing the center of the table. देखो यहाँ पर दिया हुआ है facing the center of the table, not necessarily in the same order. B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. A sits in between E and D. F sits in between B and H. Which one of the following is definitely correct? ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दो वर्ड में definitely correct. Definitely correct का मतलब है कि correct in all possibilities, ठीक है, या correct in all arrangements, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले आप शुरुआत करने के लिए बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, इससे स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आप इससे स्टार्ट करो कि ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, ठीक है, ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी। तो लेट्स से ए इज हेयर, ई इज हेयर, डी इज हेयर, ठीक है। इसके साथ ही एक और पॉसिबिलिटी अगर हम ले लें तो ए, डी और ई, ठीक है। अच्छा, ये मेरी तो मतलब आदत है, कन्वेंशन है मेरा कि मैं हमेशा जो स्टार्ट करता हूँ वो टॉप से करता हूँ। आप 8 की 8 पोजीशन में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हो गई कि ए, ई और डी के बीच में, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच। एफ जो है वो बी और एच के बीच में, एफ जो है वो बी और एच के बीच में। अच्छा, एक चीज़ पहले ध्यान रखना कि बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, यानी कि डी के अपोजिट में सी नहीं आ सकता, ठीक है। तो सी नहीं आ सकता है तो यहाँ पर आप कोई और पोजीशन फिट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई और पोजीशन फिट करने की कोशिश कर लेते हैं। लेट्स से बी, एफ, एच, है ना, बी सिट्स, एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच, ऐसा कर सकते हैं। आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, वो मतलब बी इधर, एफ इधर, एच इधर, वो फिर और पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, बट उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आंसर में, ठीक है। और अगर उस वाले की मैं बात करूं तो यहाँ पर सी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरा, क्योंकि डी के अपोजिट में सी नहीं आ सकता, है ना, तो डी के अपोजिट में अगर सी नहीं आ सकता तो लेट से फिर मैं बी, एफ, एच ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाली पोजीशन में सी नहीं आएगा तो मैं इसको पहले ही ऑक्यूपाई कर दे रहा हूँ। अब वो क्या बोल रहा है कि बी और डी जो है वो सी के एडजेसेंट भी नहीं है और सी के अपोजिट भी नहीं है, ठीक है। तो सी यानी कि देखो, सी जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता इस वाली पॉसिबिलिटी में, क्योंकि वो बी और डी के एडजेसेंट हो जाएगा। तो सी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है ये, और बचा हुआ व्यक्ति जो है वो है जी, ठीक। क्लियर हो गई बात। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो अब देखो, बी के बगल में भी सी नहीं आ सकता, है ना, और डी के बगल में भी सी नहीं आ सकता। तो सी कहाँ जाएगा? सी के लिए अगर आप देखो तो 2 ही तो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये या तो ये, है ना। तो बी के बगल में सी आ नहीं सकता क्योंकि बी जो है वो सी के एडजेसेंट है नहीं, और डी भी सी के एडजेसेंट नहीं है, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो हट गई, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से अभी एक अरेंजमेंट हमें मिला है, ये वाला। क्लियर है बात यहाँ तक? यस और नो? अभी बी और एफ को हम और ज़्यादा इधर उधर करेंगे, जस्ट वेट। अभी हमें फिलहाल एक अरेंजमेंट मिला है, अभी ये फाइनल अरेंजमेंट्स नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक अरेंजमेंट मिला है। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं चलो अभी फिलहाल बनाता हूँ, फिर एक बार मिटाऊंगा इसको। लेट्स से नेक्स्ट ए, ई, डी, ए, डी, ई, ठीक है। ए, डी, ई, क्लियर है? अब देखो, अब आपको वही बी एफ एच वाला खेल करना है। बी एफ एच के लिए आपको 3 पोजीशन लगातार चाहिए। बी एफ एच कुड बी हेयर ऑल्सो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी एफ एच ऐसा हो जाए। यस और नो? पॉसिबल है कि नहीं है? आप खुद बताओ, हो सकता है ना? यस और नो? या यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो या तो इधर बनाए या उधर बनाए। लेट से इधर बनाते हैं बी एफ एच, और इसमें इधर बनाते हैं, क्योंकि मैं ई से रिलेटिव पोजीशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैंने डी की तरफ बना दिया, एक बार मैंने ई की तरफ बना दिया।
अब देखो, अब सवाल है फिर वही, इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में, मतलब इस वाले में सी के लिए पोजीशन क्या है, या तो ये या तो ये। लेकिन अगर यहाँ बैठता है तो वो बी का एडजेसेंट हो जाएगा, यहाँ बैठता है तो वो डी का एडजेसेंट हो जाएगा, तो सी तो आ ही नहीं सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी फिर हट गई। इस वाले में सी के लिए पोजीशन क्या बचती है, ये वाली, यहाँ नहीं आ सकती है ना, क्योंकि वो बी का एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स जी। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी आपकी ये भी हो गई। क्लियर है? एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, दो हो गई। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। अब इसके बाद अगर आप कुछ और बनाना चाहें, ठीक है, तो बना सकते हैं, क्योंकि बी एफ एच की पोजीशंस को ही आपको थोड़ा सा और, मतलब जैसे मैंने इन तीन पे लिया, इन तीन पे लिया, इन तीन पे लिया, आप इन तीन पे लें, वहाँ से एक केस बना लें। ठीक है, बनाए? चलो उसके लिए एक काम करते हैं फिर, ये वाली जो है इसको रब करता हूँ मैं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और इस वाले को भी रब करता हूँ क्योंकि ये भी काम की नहीं है ना। चलो अब देखो, ए ई डी, ठीक है, बी एफ एच, ए डी ई, बी एफ एच। ठीक, अब आप देखिए सी के लिए पोजीशन, एक मिनट 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 एक मिनट, ये तो बी होगा, बी, दिस इज बी। दिस इज बी। ठीक है, दिस इज बी। अब आप ये देखें, इस वाले में चेक करें सी के लिए क्या पोजीशन हो सकती है। सी जो है वो बी के अपोजिट नहीं बैठेगा, सी जो है वो डी के अपोजिट भी नहीं बैठेगा, तो ये तो गया, सी के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ पर सी जो है वो डी के एडजेसेंट भी नहीं बैठेगा, बी के अपोजिट भी नहीं बैठेगा, तो सी के लिए एक ही पोजीशन बचती है ये, और ये हो गया जी। तो दीज आर योर थ्री पॉसिबिलिटीज़, 1 2 3। ठीक है, मैं नंबर कर देता हूँ, 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी और 3 पॉसिबिलिटी। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज़। आप बी एफ और एच की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करके बनाएंगे तो रिलेटिव पोजीशंस वो फिर भी ऐसी ही आएंगी। ठीक है, आप चाहें तो खुद से बना के देख लीजिएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है, बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी। बी जो है, आप तीनों में चेक करो, बी जो है वो ए और जी के बीच में है, नहीं। बी जो है ए और जी के बीच में है, नहीं। बी जो है वो ए और जी के बीच में है, नहीं। तो पहला तो गलत है, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, सी सिट्स अपोजिट टू जी, सी सिट्स अपोजिट टू जी, हाँ एक में तो है, इसमें है क्या, नहीं। सी सिट्स अपोजिट टू जी नहीं, बट डेफिनेटली का मतलब वही है कि तीनों में होना चाहिए, करेक्ट इन ऑल पॉसिबिलिटीज। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई सिट्स अपोजिट टू एफ नहीं, ई सिट्स अपोजिट टू एफ नहीं, ई सिट्स अपोजिट टू एफ, हाँ सिर्फ एक ही में हो रहा है, बाकी दो में नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली तो वो नहीं हो सकता। अगर कैन भी करेक्ट होता तो ये ठीक हो जाते दोनों, क्योंकि इनमें एक एक में ये बन रहे, बट बिकॉज ऑफ डेफिनेटली ये सही नहीं है। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। क्लियर है? इज इट ओके? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा। अगर आप लोगों का कोई सेशन रह गया है, बैकलॉग है, प्रैक्टिस करनी रह गई है, तो वो आप ज़रूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट रीड इट। क्वेश्चन वही डेटा सफिशिएंसी टाइप में बनाया है। दिस इज़ द क्वेश्चन इन इंग्लिश, दिस इज़ इन हिंदी, एंड इसको सॉल्व करते हैं। 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center of the table। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट के ही क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, 6 लोग बैठाने हैं, ये वो 6 लोग हो गए फेसिंग द सेंटर। इन क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन है कि फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, बट मैंने आपको ये बात क्लियरली बता दी है, अगर कहीं पर ऐसा मेंशन ना हो कि फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल है, तब भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल है। अगर वो फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन होगा
ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो जस्ट यू हैव टू एज्यूम कि दे आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, दैट इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन कह रहा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। आपको ये बताना है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। ठीक है, क्लियर। लेकिन स्टेटमेंट वन कह रहा है, एक एक करके चेक करेंगे। स्टेटमेंट वन कह रहा है बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ठीक है, अब स्टेटमेंट वन आप बनाना चाहें तो बी इज सिटिंग अपोजिट टू डी, अगर बी ये है तो डी ये है। ठीक है, सॉरी, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, सॉरी, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। अब डी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। लेट्स से दिस इज डी, तो डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। अब जो बाकी बचे हमारे पास दो लोग हैं, दैट इज ए और एफ। तो ए यहां भी आ सकता है, एफ यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, एफ यहां भी आ सकता है। ठीक है, दिस आई एम कंसिडरिंग ओनली स्टेटमेंट वन। ठीक है, अब अगर ए यहां पर बैठा हुआ है, ही इज फेसिंग द सेंटर, उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ई। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट है ई। अगर ए यहां बैठा हुआ है, उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है? दिस साइड, दैट इज डी। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ए, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो जो इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट वन में दी है, ओनली स्टेटमेंट वन में, उससे तो कुछ नहीं पता लग रहा। ठीक है, कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। क्लियर है। अब अगला स्टेटमेंट तो वैसे ही थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन और भी कम है। उसमें यह दिया हुआ है कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि अगर आपके पास 6 पोजीशन है, लेट से दिस इज बी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा? इमीडिएट लेफ्ट ये साइड, यानी कि दिस इज एफ। तो अब ए कहाँ जाएगा? ए के लिए तो 4 पोजीशन हो गई और बाकी इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं। ए को अगर आप किसी भी 4 में बैठा दोगे तो बाकी जो है बी सी सी डी ई वो कहाँ जाएंगे? नो इन्फॉर्मेशन गिवन। तो स्टेटमेंट वन से भी नहीं आ रहा है लोन, स्टेटमेंट टू से भी नहीं आ रहा है। लेट्स कंबाइन देम, है ना, दोनों को कंबाइन करते हैं, फिर देखते हैं कुछ बनता है तो। ठीक है, दोनों कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से क्या बन रहा है? ठीक है, बी सिटिंग अपोजिट टू बी सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी सिटिंग अपोजिट टू ई। अच्छा, इसमें ये देख लेना कि बी सिटिंग मतलब एफ इज सिटिंग इमीडिएट, तो डी और ई के लिए आपको ऐसी पोजीशंस चाहिए, डी और ई के लिए आपको ऐसी पोजीशन चाहिए जो अपोजिट हो। तो यू हैव द ऑप्शन आइदर डी इज़ हेयर और ई इज़ हेयर। ठीक है, या फिर डी इज़ हेयर और ई इज़ हेयर, क्योंकि ये दोनों यहीं पर आ सकते हैं बिकॉज अपोजिट यही दोनों चेयर्स खाली हैं। अब लास्ट पोजीशन आपके पास ए की ये बचती है। ठीक है, अब ए का इमीडिएट लेफ्ट, ए इज फेसिंग द सेंटर, ध्यान रखना ए इज फेसिंग द सेंटर, तो ये साइड जो होगी दिस साइड, यानी कि दिस साइड विल बी इज लेफ्ट। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर डी है या ई है, तभी तो आप बताओगे कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। बट यहाँ पर तो आपने देखा कि ई डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए even by combining both the equations or both the statements you are not able to answer the question। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है and the answer to this question is both statements are not sufficient, both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question। ठीक है, both statement 1 and statement 2 are not sufficient to answer the question, option D is correct। ठीक है, चलिए, तो आज यही थे, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास, है ना। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और कुछ भी आपको अगर हेल्प हो रही है इन सेशन से, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, जितना भी आपको लगे। एवरी अमाउंट मैटर्स, है ना, छोटा बड़ा अमाउंट कुछ नहीं होता। कंट्रीब्यूशन इज़ अ कंट्रीब्यूशन, एवरी कंट्रीब्यूशन इज़ वैल्यूबल, अमूल्य है। तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट जो भी आपसे हो सके, है ना।
और कल का हमारा जो सेशन रहेगा, कल हम लोग बात करेंगे अबाउट पजल्स की। पजल्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा आए हुए हैं और वन ऑफ दी ये भी कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में लेंगे बिकॉज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आर मोर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं आपको पहले भी बताया था शुरुआती दिन में भी, शायद कोई एक आध लोग कमेंट्स में मैं देख रहा था कि सर सारे क्वेश्चंस कराएं। तो सारे क्वेश्चंस कराना मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, जिस दिन हमने ओरिएंटेशन लिया था, कि सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकते। ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और सारे क्वेश्चंस अगर हम कराएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपको सारे क्वेश्चंस करा दें, तो आप क्या बैठ के इसको, इन सेशंस को सिर्फ एक मूवी की तरह इन्जॉय करोगे, वेब सीरीज़ की तरह इन्जॉय करोगे? नहीं ना। थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं और उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो आपको दे रहे हैं, सो दैट कि आप उनकी खुद प्रैक्टिस करो। तो ये आपके लिए बढ़िया है कि नहीं है? ये आपके लिए बढ़िया है, आपकी थोड़ा प्रैक्टिस भी तो होगी। सारे क्वेश्चंस हम ही करा देंगे तो फिर आपके लिए क्या बचेगा करने के लिए? और एग्ज़ाम में अभी 25 मई के दिन तो आप लोग ही अटैम्प्ट करोगे पेपर, मैं थोड़ी करने आऊँगा, है ना। इसलिए वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं है। ठीक है, और वो आप लोगों के लिए ही उस चीज़ को किया गया है। ठीक है, मैं तो सारे तो खैर मैं करा दूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा मेरा, 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेज़ को तो एक्सटेंड कर नहीं सकते अब, क्योंकि डेज़ तो लिमिटेड है। बट मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे का सेशन कर दूंगा। फ़ायदा क्या है? 1 घंटे का सेशन ही 50 लोग देख रहे हैं, 2 घंटे का कर दूंगा तो 10 ही लोग देखेंगे। ठीक है, और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए इस बात को समझें कि वो चीज़ आप लोगों के लिए ही, बेनिफिट के लिए की गई है। और अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो अपने फीडबैक जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दें। कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें दें, है ना। 1/3 ऑफ द कोर्स हम लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, मतलब 1/3 ऑफ द सीरीज़, 15 डेज़ हो चुके हैं आउट ऑफ 45 डेज़, और रेगुलरली हम लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो इट्स मतलब हमारी तरफ से भी इट्स अ कमिटमेंट कि हमें इस सीरीज़ को बिल्कुल अच्छे से, विदाउट एनी फेलियर और विदाउट एनी डिले पूरा करना है। ठीक है। टचवुड ये बातें अफेक्ट ना करें इस कोर्स को। ठीक है, तो उसमें हमारा भी थोड़ा सा कमिटमेंट लगता है, बट वी आर डूइंग इट फॉर यू, नो इश्यूज़। ठीक है, यही हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि थोड़ा सा, अगर आपको पसंद आ रही है चीज़ें तो लाइक कर दें, है ना। अगर आपके पास कोई ग्रुप्स वगैरह हैं तो उनमें शेयर करें, अपने कमेंट्स वगैरह लिखें ज़रूर, है ना। तो इनसे थोड़ा सा यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं उनको पुश मिलता है। आप लोग शेयर वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लाइक्स भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट्स भी हार्डली एक आध लोगों के आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग एक्टिव रहें। ठीक है, एक कमेंट करने में हार्डली आपको 1 मिनट लगता है, ठीक है, और हार्डली इवन लेस देन दैट। एक लाइक बटन दबाने में आपको कितना टाइम लगता है? अगर चीज़ें नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक का बटन दबाएं, डिसलाइक भी तो होता है। नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक करें, बट कुछ तो अपना रिएक्शन दें। ठीक है, पसंद आ रही है तो लाइक करें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल को मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। और ये फ़िलहाल के लिए हमारा रीजनिंग का लास्ट टॉपिक रहेगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में वैसे पूरा का पूरा शेड्यूल शेयर किया गया है। पजल्स हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा 2 दिन, उसके बाद हम लोग फिर कुछ दिनों के लिए वापस से क्वांट में चलेंगे, मिक्सचर एलिगेशन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं, तो 2-3 दिन में उसको पूरा करेंगे। इसी तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो कल को मिलते हैं फिलहाल इस टॉपिक के साथ अबाउट पजल्स। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।